नमस्कार। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह लाइव शो। और कल भी हम लोगों ने लाइव शो किया था और सामयिक सुलगते हुए सवालों पर कल हमने गहरी मंत्रणा की थी। मित्रों, आज चर्चा हम करेंगे कि फिर से देश के लगभग 1.5 करोड़ छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने की, जो राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, भारत के उगते हुए सितारों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो साजिश रची गई है, इस साजिश के खिलाफ में द डायलॉग का यह जो लाइव मंच है, इस मंच से हम उन तमाम सरकारों के खिलाफ में और छात्रों के भविष्य, उनके हित में अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है वह ठीक नहीं है। 15 राज्यों में कम से कम 45 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए और कल डॉक्टर योगेंद्र बता रहे थे ये क्वेश्चन लीक के मामले में 60,000 करोड़ रुपये के वारे न्यारे किए गए हैं एक ही परीक्षा का। चाहे केवल एक ही प्रांत का मामला नहीं है, सभी प्रांतों में। मैंने अभी कहा कि 15 राज्य में 45 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए गए। मुन्ना भाई एमबीबीएस जो फिल्म है, अब वह रील नहीं है। मुन्ना भाई एमबीबीएस रियल हो गया है। चारों तरफ चर्चा है। आज एक नीतीश कुमार और जुड़ गए। एक नीतीश कुमार अमेरिका में अपने दुश्मनों को औकात बता रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। उस नीतीश कुमार की चर्चा जो है आज पूरी दुनिया में हो रही है, उस होनहार नौजवान की। उस नीतीश कुमार की चर्चा मैंने अपने चौपाल पर भी की है। दूसरे नीतीश कुमार माथा लड़ा रहे हैं, कई मंत्रियों का सर पकड़ के आपस में टकरा दे रहे हैं, कभी उंगली छू रहे हैं, कभी पैर छू रहे हैं, कभी माथा टकरवा दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी सुर्खियों में हैं। और आज एक और नीतीश कुमार पैदा हो गए जो नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने में इनकी सहभागिता भूमिका, एंड ही हैज बीन अरेस्टेड नाउ। यह नीतीश कुमार के सूबे की भी कहानी है। और पहले जो जीता वही सिकंदर, अब तो जो क्वेश्चन लीक किया वही सिकंदर। और सिकंदर यादवेंदु सिकंदर। अरे भैया, यादवेंदु सिकंदर जो मास्टर माइंड है। अब तो लोग कहते हैं कि भैया अपने दिमाग को मजबूत करो। अब तो मास्टर माइंड भी एक नेगेटिव टेक्नोलॉजी हो गई है। मास्टर माइंड का मतलब है कि आप अपराधी हैं। मास्टर माइंड मतलब किस देश के विकास में जो मास्टर माइंड लगता, वह आज मास्टर माइंड शब्द निगेटिविटी का पर्याय बन चुका है। वह सिकंदर यादवेंदु आज वही मास्टर माइंड के रूप में आज खड़े। और भिन्न भिन्न तरह की कवायद बिहार में चल रही है। मैं बहुत ही जिम्मेवारी से यह बात कहना चाहता हूं, बिहार के डिप्टी सीएम जिस तरह से लाज बचाने का काम किया है, जिस तरह से शर्मसार बयान दे रहे हैं कि यह नीट एग्जाम का जो मामला है, इसका तार तेजस्वी यादव से जुड़ता है। अरे भैया, राजस्थान में किससे जुड़ता है? मैं तेजस्वी यादव के किसी करप्शन या उसके कृतित्व और व्यक्तित्व पर मैं बहस करने के लिए इस मंच को नहीं सजाया हूं, लेकिन जो विजय सिन्हा का बयान है, उस बयान पर चिढ़ और गुस्सा है। जवाबदेही क्या एनटीए की नहीं है? इसके डायरेक्टर की नैतिकता क्या मर गई है? हिंदुस्तान के बच्चों के किस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाली ये केंद्र की शिक्षा विभाग और एजेंसियां, और किस निर्लजता के साथ में कोई दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं।
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी लाज बचाने के लिए आप मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। यह मामला छोटा नहीं है मित्रों, यह सवाल छोटा नहीं है, लेकिन मंच से इन तमाम अधिकारियों, इस नेक्सस के खिलाफ में बंद करो हिंदुस्तान को तबाह करने की जो कवायद है, तुम्हारा जो षड्यंत्र है, बंद करो। आप यूक्रेन के वार को खत्म कर सकते हैं, दुनिया के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन आप परीक्षा की उस गोपनीयता, उसकी निजता की आप रक्षा नहीं कर सकते हैं। यह देश को शर्मसार कर रहा है। आप भावुक होते हैं नालंदा में जाकर के, आप नालंदा में जाकर के 1955 के इतिहास को, कभी पंडित नेहरू उसी जगह पर, जिस जगह पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दीवार के सामने खड़े थे, नहीं तो मैं फोटो दिखा सकता हूं इस चौपाल पर, इस मंच से मैं जारी कर सकता हूं, जिस दिशा में नेहरू जी सोच रहे थे कि नालंदा को दुनिया का हम केंद्र बनाएंगे, लेकिन नालंदा का जो केंद्र है, दृष्टि वैश्विक, उसके जो फलसफा है, उसके जो फलक है, वो बहुत बड़े हैं। आप वहां जाकर के भावुक होते हैं। और सबसे रद्दी विश्वविद्यालय, मुझे कहने में, मैं बिहार का हूं, इतना गिरा हुआ यूनिवर्सिटी, क्या किसी दीवार, किसी भवन और किसी मजबूत बुनियाद, कंक्रीट से कोई क्रांति नहीं होती है। आप 20 मंजिल की इमारत बना दें, शिक्षा का स्तर क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है पोजीशन नालंदा का पूरी दुनिया में? क्यों डीग हाँक रहे हो कि दुनिया को हमने विश्व में जो है ज्ञान फैलाया, आज फिर से दुनिया के ज्ञान सत्ता पर जो है नालंदा का कब्जा होगा? तुम नीट पर बोलना नहीं चाहते हो, राजस्थान से प्रश्न पत्र लीक हुए, तुम अपने नोडल प्रिंटिंग प्रेस को नहीं रेखांकित करना चाहते हो। कौन है गुनाहगार इसके? ये सवाल आज मैं गुस्से से इस बात को मैं कह रहा हूं। और मैं आज चौपाल के आगाज करने के पहले 1 मिनट में आज समय लूंगा अपने तमाम साथियों से, क्योंकि परिचय भी बाकी है, अभी हम परिचय कराएंगे। मैं बिहार के उन तमाम अभिभावकों को सचेत करना चाहते हैं, आप बिहार को बर्बाद करने वाले तमाम अभिभावक, जिसने 40-40 लाख रुपया लेकर के दलाल के पास पहुंचते हैं, अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं और ब्लैंक चेक लेकर के जाते हैं और दलाल के सामने रखते हैं कि 40 लाख रुपया लीजिए, ये मेरा बच्चा है। ए बिहार के अभिभावकों, तुम अपने बच्चे, अपनी संतान को क्यों अपराधी बना रहे हो? ये तेरे जो अधिकारी, तेरे जो अरेस्टिंग हुई है, सब दलाल के पास में जो बच्चे हैं, उनके बाप, उनके माता पिता 40-40 लाख रुपया पैसा कौन सा स्टूडेंट देने के लिए गया? इसका मतलब अभिभावक शामिल है, इसका मतलब उसके माता पिता शामिल हैं, और बिहार के नौजवान को अपराध की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए बिहार के तमाम पब्लिक, तमाम अभिभावकों, माता पिता से हमारा अनुरोध है कि आप अपनी संतान को इस तरह से भविष्य मत खराब कीजिए। बहुत दुनिया में तरीके हैं, लेकिन जब लेकर जाएंगे और व्यवस्था पर सवाल करेंगे, नेताओं पर सवाल करेंगे, ये नेता चोर है, यह लूट रहा है, आपकी भूमिका क्या है? कौन चेक लेके गया था, ब्लैंक चेक लेकर गया था, लीजिए मेरे बच्चे को नीट में पास करा दीजिए? भूमिका सबकी है। इसलिए कल भी डॉक्टर योगेंद्र इसी संजीदगी पर बात कर रहे थे और तमाम हमारे मंच के साथी थे। आज मैं मंच पर अपनी बात को यही खत्म करके विचार करने की आवश्यकता है। अभिभावकों पर कैसी चर्चा होगी, क्या हो रहा है बिहार में? आज मेहमान हमारे जुटे हुए हैं, मनोहर मनोज मंच पर मौजूद हैं, लाइव शो चल रहा है, लोग देख रहे हैं आपको। मैं मनोहर मनोज का सम्मान करता हूं, नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर आदित्य पासवान जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। डॉक्टर योगेंद्र आज अभी आंदोलन करके बाहर आए हैं, दलित वंचितों को कैसे हाशिए पर धकेला जा रहा है, आज उन क्या कहते मछुआरों के सवाल को लेकर के कैसे सामंती व्यवस्था जो है मछुआरों की जिंदगी पर प्रहार कर रहे हैं, आज नौका लेकर के आज जिलाधिकारी का घेराव कर रहे हैं, उनके अस्तित्व पर खतरा है, गंगा के अस्तित्व पर खतरा है। मैं डॉक्टर योगेंद्र मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और दया सिंह का स्वागत करता हूं। दया सिंह का परिचय सब लोग जानते हैं। सीधे तौर पर मैं आना चाहता हूं कि आज मैं डॉक्टर योगेंद्र से मैं इस मंच की शुरुआत करना चाहता हूं। जो अभिभावक की भूमिका सर हो रही है, जो बिहार में दुर्दशा है,
क्या करना है, हम लोगों की हिस्से की भूमिका क्या हो सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं। और कल रात में आपने कहा कि 60,000 करोड़, क्योंकि डॉक्टर योगेंद्र जब कोई बयान दे रहे होते हैं तो उत्साह अराजकता में और बेहोशी में बयान नहीं दे रहे होते हैं, सोच समझ कर बयान दिया है कि यह बहुत बड़ा नेक्सस है देश की शिक्षा को तबाह करने की। सीधे तौर पर मैं आज मैंने 2 मिनट ज्यादा समय लिया, सॉरी फॉर दैट। योगेंद्र जी। मुझे लगता है कि हम सब एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, और यह ऐसा मोड़ है जिसमें लोकतंत्र पर तो खतरा है ही, थोड़ा आवाज ईमानदारी पर, इंसान पर, सब पर खतरा है। अभिभावक के बारे में विजेंद्र जी बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, उन्होंने अभिभावक ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि इसके पीछे तर्क क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई वजह तो है। क्या ये असुरक्षा बोध है गार्जियन के अंदर, अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहते हैं? अभी नीट की बात हो रही है, और नेट की परीक्षा जो 18 को हुई वो भी कैंसिल कर दी है। नीट और नेट दोनों बड़ी परीक्षा खतरे में है। यूजीसी परीक्षा लेती थी पहले नेट की, कभी कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई। सरकार ने सभी परीक्षाओं को एनटीए के अंदर डाल दिया, और जहां केंद्रीकरण होगा वहां भ्रष्टाचार की संभावना सबसे ज्यादा होगी। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण चाहिए, केंद्रीकरण नहीं चाहिए किसी भी चीज का। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम कम गवर्न करेंगे, दूसरी तरफ तमाम अधिकार जो हैं, जो राज्यों के पास हैं, उसको आप अपने पास लाते हैं। तो ये दो तरह का काम है। हम गार्जियन को कह सकते हैं कि नैतिक बोध, एक ईमानदारी का, हम उसको कह सकते हैं, कहते ही रहते हैं, कहना भी चाहिए। उनका एक दायित्व बनता है, लोकतंत्र में लोक का दायित्व बनता है, उसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन लोकतंत्र को जो चला रहा है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चे पढ़ लिख करके एक ये जो परीक्षा पास करेगा नेट में, जरूरी नहीं है कि इसको नौकरी मिल जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन इस परीक्षा में भी इतनी व्यापक गड़बड़ी होगी कि सीबीआई के अंदर, सीबीआई क्या है, एक एक केस को 20 साल, 25 साल, 30 साल खींच कर ले जाती है। कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि भाई ठीक है अभी शुरू करते हैं, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। बहुत सारे केसेज जो सीबीआई के पास है, उसको डाल करके हम टरका देते हैं, अपनी बात को खत्म कर देते हैं। यह कोई हल नहीं है। जिम्मेवारी फिक्स होनी ही चाहिए। लोकतंत्र में अगर जिम्मेवारी नहीं है और अकूत अधिकार है तो वहां पर इसकी पूरी पूरी संभावना है जो अभी हो रही है। एक सामान्य नौकरी में संविदा पर जो बहाली हो रही है, उस नौकरी में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया देने के लिए लोग तैयार हैं, इतनी असुरक्षा है। तो जो डॉक्टर बनेगा, सुई भोग भोग करके जो पैसा कमाएगा अवैध ढंग से, ड्रग माफिया से दोस्ती करेगा, इसकी क्लिनिक खुली हुई है, क्लिनिक में क्या हो रहा है, ज्यादा देर के दवाओं का जो व्यापार है उससे फल फूल रहा है। बाकायदा अच्छे डॉक्टर जो हैं वो कमीशन ले रहे हैं दवाओं के, जो जांच करवा रहे हैं उसका पैसा वो ले रहे हैं। तो वहाँ ईमानदारी क्या है? पढ़ा करके तो हमने भेजा था कि ये है शर्तें, और जब निकलते हैं तो ये पढ़ के निकलते हैं, लेकिन वो क्या रहा। चिंता बहुत बड़ी है। हम किसी एक पर या किसी 5 पर हम कह करके इस बात से परी नहीं हो सकते कि इसी लोकतंत्र में हम जीवित हैं और लोकतंत्र पर गहरा खतरा है। कल भी दया सिंह जी कह रहे थे और सही कह रहे थे कि अगर विकेंद्रीकरण नहीं होता है, पंचायत को, जिला को अधिकार नहीं दिया जाता है, सपना देखने का, कार्यक्रम बनाने का, विकास के तरीके का अगर उसके पास नहीं दिया जाता है, तो एक आदमी अगर ईमानदार भी होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे उसकी सत्ता कितनी ही बड़ी हो, नहीं कर पा रहा है। तो यह बात समझनी चाहिए, और लोकतंत्र की लड़ाई को नीचे से लड़ने की जरूरत है, नए सिरे से। इस देश को आज़ादी चाहिए, एक नई आज़ादी चाहिए, नई सांस चाहिए, नई हवा चाहिए।
नया सपना चाहिए। वरना जहां हम जा रहे हैं उस पर यही कहेंगे आज गार्जियन दोषी है, कल अधिकारी दोषी है, परसों ये है, लेकिन सब कुछ तो सिकुड़ गया है, सब कुछ तो सिमट गया है, किसी के पास चला गया है, अपने पास तो है नहीं। हमारे घर में कौन कौन सामान आएगा कौन तय कर रहा है? बाजार को कौन तय कर रहा है? कौन कोलगेट आएगा कि ये आएगा कि वो आएगा? हमारे घर में आ रहा है। जो गैर जरूरी चीजें हैं वो भी आ रहा है, इसको कौन तय कर रहा है? तो मुझे लगता है कि थोड़ी व्यापक ढंग से जो हम बहस, उस व्यापक ढंग से बहस करते हुए एक रास्ता निकालने का हमारे पास, हम सब लोगों के पास का भी एक दायित्व है कि एक रास्ता निकालने के बारे में सोचे। क्या रास्ता हो सकता है? कहाँ भटक गए? क्योंकि सत्ता अब रास्ता नहीं खोजने की स्थिति में है। जो सत्ता में बैठा हुआ है वह रास्ता नहीं खोजेगा, क्योंकि उसी में उसको मजा आ रहा है। वो जानता है, उसका व्याकरण जानता है, तो उसको उस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। रास्ता से हम लोगों को जरूरत है, जनता को जरूरत है कि कहाँ कैसे, रास्ता क्या है, किधर से चले, कौन है, कौन दुश्मन कर है, कौन दोस्त है। और सचमुच में एक संवेदनशील, एक अच्छा सा मुकम्मल रास्ते की तलाश में नए सिरे से हम लोगों को काम करने की जरूरत है। नीट में जो हुआ, अभी अगर अच्छी सरकार रहती तो शिक्षा मंत्री दायित्व लेते, नीट के लोग स्वीकार करते, एनटीए के लोग स्वीकार करते हमसे गलती हुई है, आज भी गलती स्वीकार नहीं कर रहा। अगर आपने नेट की परीक्षा कैंसिल की तो आपकी गलती है ना, आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? जो सर्वोच्च पद पर हैं तो वहां शर्म नहीं है, हया नहीं है, तो इनको शर्म हया का रास्ता दिखाना पड़ेगा। शेष हमारे मित्र लोग हैं जो जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। बहुत आज मन जो है आप इतनी गंभीरता से, संजीदगी से, खास करके मुझे लगता है कि पूरे बिहार में निश्चित रूप से एक अपील, एक पुस्तक शिष्टाचार को लेकर के, अब तो रोजी रोटी का प्रश्न है, बचाएंगे कैसे भारत के लोकतंत्र को? नीट तो केवल एक प्रतीक है। इस तरह से कितने नीट हैं जो क्लीन नहीं है। मैं दया जी के पास में आना चाहता हूं, क्योंकि आपको सुनने के बाद दो साथी हैं जो बात करेंगे। दया जी, अब दोष के बजाय रास्ता क्या है? कहां से हम लोग चलेंगे? अब हो गया उद्धरण और कोर्ट और किसी को ब्लेम, ये सब चीज, हमारी भूमिका क्या है? रास्ता कहां से निकलेगा? इस पर हम लोग बात करेंगे। दया जी। मैंने बाबा कल भी और अभी भाई साहब ने जो बात की, योगेंद्र बाबू जी ने, मैं इस बात का सक्रिय प्रेरक हूं कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बिना विकेंद्रीकरण के आप इन बातों को नहीं रोक सकते। हालांकि मनोज जी मेरी इस बात से सहमत नहीं होते कि मैं कई बार कहता हूं कि जो भ्रष्टाचार है वो डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई इसलिए है कि अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो कितना भी कोई आदमी अपने आप को उच्चता के शिखर पर ले जाए, वो भी आखिर इंसान है, वो भी उन सारे हालातों से घिरा है। तो इसलिए ऐसे हालात पैदा होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरा ये कहना है, और सरकार से भी और सब लोगों से और सिविल सोसाइटी से भी मेरी अपील है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सरकार के काम नहीं है, ये हम लोगों की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अब कॉलेज बहुत कम हो, तो जब कॉलेज कम होंगे तो कंपटीशन हार्ड हो जाएगा। जब कंपटीशन हार्ड हो जाएगा तो उसके हालात क्या बनेंगे? फिर जो योगेंद्र जी ने एक और बात बहुत बड़ी कर दी, मैं उसी का आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब सुई लगाकर आप लाखों रुपया कमाएंगे, आप इस हालात में पहुंचेंगे, तो फिर हर आदमी चाहेगा, चाहे बाई हुक और बाई क्रुक, मैं उस पोजीशन, चाहे मेरी एडमिशन कैसे ही हो जाए, तो मेरी एडमिशन मिले, मुझे कोई ना कोई मैं टेस्ट पास कर लूं। तो ये हालात जो हैं ये हमारे क्रिएटेड हैं। हमारे पास ना तो ये है कि हाईएस्ट पोजीशन जो पैसा, किसी के पास संपत्ति इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमने ऐसा मापदंड भी इस देश में नहीं रखा। और कम से कम क्या होना चाहिए? रोटी खाने लायक कोई आदमी हो, उसके पास हर हाथ को काम हो, उसके लिए कोई काम किया जाता तो ऐसे हालात से बचा जा सकता। मेरी अभी भी अपील है कि राज्यों के अधिकारों को इतना खराब ना कर दो ताकि वो आपसे ही टूट जाएं। वो क्या करेंगे? राज्य अगर आपके 5 किलो अनाज पर बैठकर आपकी फोटो लगाकर लोगों को देंगे, नतीजा क्या होगा? मैं कई बार फिर मैं आपसे आवेदन कर दूं
कि गोलवालकर के रास्ते पर पिछले 10 साल ये सरकार चली है। क्या प्राप्ति हुई? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दो। क्या प्राप्ति हुई कि कुछ धनाढ्य लोग पैदा कर दो और शिखर पर बिठा दो, सारी परिसंपत्ति उन्हीं के हाथ पकड़ा दो। क्या मिला इस देश को? मेरा ये कहना है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए ये भ्रष्टाचार क्यों होता है। भ्रष्टाचार के पीछे का सच ये है कि डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसके मुकाबले में कॉलेजेस कम है, इंस्टीट्यूशंस कम है, टीचर्स कम है, शिक्षक है नहीं। मैं एक स्कूल की आपको बात कर दूं, एक कॉलेज की बात कर। अभी मैं गुरदासपुर गया था, शायद योगेंद्र जी को तो वहां जाना चाहिए और मुझे ले जाना पड़े तो मैं योगेंद्र जी को साथ लेकर जाऊंगा। एक कॉलेज है रियाड़की में, गुरदासपुर के पास, डेरा बाबा नानक से 15 किलोमीटर पहले पर। उस कॉलेज में कोई फीस नहीं है, एमए तक की पढ़ाई है, 1200 बच्चियां पढ़ती हैं, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। एमए का जो स्टूडेंट है, जो फाइनल स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा है। जो फर्स्ट ईयर एमए का है वो थर्ड ईयर बीए को पढ़ा रहा है। जो थर्ड बीए का है उसको सेकंड ईयर का पढ़ा रहा है। वहाँ टीचर्स केवल कुछ लोग जो रिटायर्ड हैं, केवल उनको ही रखा हुआ है अनुदान पर, ऑनरेरियम पर। और वो एक ऐसा कॉलेज है कि 15 एकड़ में वो कॉलेज है। मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। 15 एकड़ में कॉलेज है, 6,400 रुपया टोटल। वो भी कोई दे सकता है तो वही दे, वो फीस भी पूरे साल की है। तो मेरा ये मानना है कि एक व्यवस्था, वहां ज्ञानी जैल सिंह बतौर राष्ट्रपति भी गए और वो सम्मानित इंस्टीट्यूशन बना। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ गन्ने का रस भी होता है, वहाँ गुड़ भी वहीं मिलता है, वहाँ अनाज भी वहीं पैदा होता है, वहाँ ओपन थिएटर भी है, वहाँ ओपन हॉकी के मैदान भी है, सब कुछ है। तो ऐसा उन लोगों ने कैसे कर लिया इस हालात में? तो हम लोग क्यों नहीं कर सके? और बिहार की जब आप बात करते हैं, बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सका? मैंने पिछले बार जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हरियाणा में थी, मैंने उनको कहा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो दिन में स्कूल जाते हैं और उनके पास होमवर्क के लिए टाइम नहीं होता, क्यों ना हम ऐसा करें कि 5,000 रुपया स्पेशल ऑनरेरियम देकर ये टीचर रिटायर्ड हो गए हैं उनको लगा दें, ताकि 2 घंटे में उनका होमवर्क करवा दिया जाए। अगर वो होमवर्क कर लेंगे, वो भी बराबर कंपटीशन पर आ जाएंगे। हम गांव के लड़के को तो सोचते हैं कि वो पुलिस का कांस्टेबल बन जाए और जो अमीर का लड़का है वो आईपीएस और आईएएस अफसर बने। तो मेरा ये कहना है कि जिन हालात पर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि योगेंद्र बाबू ने बहुत बढ़िया बात की कि विकेंद्रीकरण के बिना, और ये कोई ऐसा सिस्टम बने देश में कि विकेंद्रीकरण सिस्टम से हो, ये नहीं हो कि आपाधापी में विकेंद्रीकरण हो। आज जो तमिलनाडु की बात जो कर रहे, इसकी आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो इसलिए सेटलमेंट करेगा कि उसको पैसा आए महीने आएगा कि इतने करोड़ रुपए दे। तो क्या हालत हमने और मिनिस्टर। दया जी एक बात और कहना चाहेंगे आपसे इस मंच से कि हम लोग अपने चिंतन की त्रिज्या को थोड़ी बड़ी करें ताकि परिधि बड़ी हो। गोलवलकर के जो अनुयायी हैं 14 के बाद आए हैं 10 साल में, और आजादी के बाद जो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर जो कई दशक तक देश में शासन हुए, तो यहाँ कोई सदाचार और शुचिता की कोई संस्कृति विकसित नहीं हुई है। यह बिल्कुल कहना, किसी को ब्लेम करना इस चौपाल के, हम आपको असहमति है संघ परिवार से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजादी के बाद गांधी को बेच करके, जेपी को बेच करके, अंबेडकर को बेच करके, लोहिया को बेच करके जो देश में लूट की गई है, 14 के पहले इस देश में सदाचार नहीं था। 14 के पहले केवल शुचिता ही बहाल नहीं थी कि 14 के बाद सब कुछ करप्शन हुआ। हमें ईमानदारी से, वैचारिक आग्रह से मुक्त होकर के बात जब तक नहीं करेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। यह प्रश्न मैं छोड़ता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट बाबा, फिर बात रह जाएगी केवल एक मिनट। नहीं, 1 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। अगर सरदार मनमोहन सिंह का, मैं कोई किसी का उपासक नहीं हूं, 2004 से लेकर 2014 तक कितने की नकलें हुई, कितने के पेपर लीक हुए, कितने करप्शन, कितने करप्शन की कहानी गिना दूं पूरे 6, आपको गिना सकता हूं कितने करप्शन हुए हैं, कितने। आप सहमत हो या ना हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ सहमत हो। मेरा ये कहना है, क्योंकि ये बात आपने उठाई है, मैं समझता हूं
कि जो गोलवालकर वाली बात मैंने की है वो केवल आपने- 5 किलो अनाज वाली इसलिए बात की है कि वो भी फूड सिक्योरिटी एक्ट मनमोहन सिंह के समय बना था, जिसको ये आप कर रहे हैं। जी, जी। और कोई आप बढ़िया बात नहीं कर रहे कि बहुत हम काम केवल करते हैं। दया जी, हम लोग पॉलिटिकल कल्चर पर बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पर बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर योगेंद्र कह रहे थे कि सत्ता का चरित्र एक होता है, जो जाए लंका वही हो जाए रावण, किसी दल का विषय नहीं है। क्या इस नहीं, चौपाल नहीं। से पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने की बात हो सकती है? कांग्रेस और भाजपा के बीच में गेम और ब्लेम गेम करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर कैसे करेंगे? हम आदित्य के पास आते। आदित्य सबसे पहले जी। तो जो आपने शो में जब शुरुआत की तो जिक्र जो किया नालंदा यूनिवर्सिटी का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तथागत बुद्ध की धरती हैं और नालंदा ने हमने हमेशा ज्ञान दिया है और नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। और तो अभी प्रधानमंत्री जी, सॉरी, हम तो सॉरी जी, तो बुद्ध की धरती हम हैं और नालंदा ने पूरे देश को, पूरे विश्व को हमेशा ज्ञान दिया है। इसके लिए इस पे कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं और प्रधानमंत्री जी आकर के, प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य होता है वो किसी भी मंच पे जाएं उस दिन या उस दिन के 1-2 दिन जो देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे बात करनी चाहिए। यहाँ और वो आए, नीट पर कोई बात नहीं हुई, उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बात कर रहे हैं करप्शन की, पॉलिटिकल सिस्टम की। इसमें कोई भी राजनीतिक दल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल प्राय देखेंगे तो आप करप्शन में सभी रहे हैं। जी। करप्शन एक ऐसा ग्लोबल फिनोमिनन और ये दुनिया के हर देश, हर कोने में है। यहाँ पे प्रश्न आता है कि कितना हम इसको चेक्स एंड मेजर ला करके कितना कम कर सकते हैं, जो कि मुझे भारत में होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे नीचे, बिल्कुल नीचे स्तर से चलेंगे तो स्टार्ट होकर के ऊपर तक करप्शन बहुत ज्यादा है। नीट की परीक्षा की अगर बात करते हैं तो नीट की परीक्षा के लिए मैं सीधा जिम्मेवार मानता हूँ स्कैमस्टर का जो काम है, वो नए नए तरीके निकाल करके स्कैम करने का प्रयास हमेशा से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो चाहे नीट हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग या कोई भी परीक्षा हो, वो होता रहेगा। यहाँ पे एक छात्र कभी भी 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया नहीं दे सकता है। तो सीधी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे गार्डियन, अभिभावक की होती है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे अभिभावक किस तरफ जा रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि गरीब का बेटा चपरासी बनेगा और अमीर का बेटा IAS IPS बनेगा, तो अगर ये सिस्टम रहेगा तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग पैसे दे करके प्रश्न पत्र ले लेंगे या अपना नंबर पढ़वा करके उस सिस्टम में आ जाएंगे। तो इस पे बहुत ही एक स्ट्रिक्ट चेक्स एंड मेजर लाने की जरूरत है और निष्पक्ष जांच होने की बहुत ही आवश्यकता है। और अगर निष्पक्ष जांच इससे होगी, एजेंसी चाहे जो भी हो, तो सिर्फ स्कैमस्टर या ऑफिसर नहीं इसमें फंसेंगे, बल्कि अभिभावक भी सलाखों के पीछे जाएंगे। तो जब तक करप्शन इंडिया में, आज ही मेरी चर्चा हो रही थी कि करप्शन को कैसे कम किया जाए, जो पुल गिरा उस पर और चेक्स एंड मेजर्स क्या लगने चाहिए। तो मैंने एक चर्चा में, जहाँ मैं कहीं बैठा हुआ था, तो मैंने उस पर जिक्र किया और बोला कि ये तभी संभव है कि जितना हम क्लोजली वॉच कर सके पूरे सिस्टम को। जैसे अमेरिका में कैसे पुलिस की वहां देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा कैमरा रहता है। आप सिस्टम में हमेशा वो अवॉइड कर ही नहीं सकता है। वो वहां पे वो अगर आप वो कोई गलत स्टेप लगेगा तो सीधा उसे कमांड सेंटर में चला जाएगा। तो इस तरह का, चूंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़, कुछ ऐसा चेक्स एंड बैलेंस और मेजर्स पड़ेगा, तभी इसको हम लोग रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। कि करप्शन ऐसा है, रुकेगा नहीं। वो नए नए तरीके वो इजाद होते रहेंगे। आज डिजिटल क्राइम और साइबर फ्रॉड इतना ज्यादा हो रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा खुद का फेसबुक पेज अभी हैक हो गया है, 15-16 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी इसकी सुनवाई नहीं है, वो चल रहा है। तो करप्शन बहुत ज्यादा है इंडिया में, उसको वो, और सिर्फ एक सिस्टम, जब तक सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबको इसमें सम्मिलित अपना रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। यहाँ पे आसानी का रास्ता लोग तुरंत खोजते हैं और चाहते हैं कि मुझे आसानी से सक्सेस कैसे मिल जाए। छात्र हमेशा चाहेगा कि वो आसानी से सक्सेसफुल हो जाए, उसे बड़ा बढ़िया डिग्रियां मिल जाए, उसे नौकरी मिल जाए, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर रोल आता है अभिभावक का। अगर अभिभावक, छात्र कहता है कि फलाने स्कैमस्टर ने मुझे ऑफर किया है कि 10 लाख रुपए देकर के मैं प्रश्न पत्र दे दूंगा, तो वहाँ अभिभावक का काम होता है कि वो उसको रोके। अब जो बहुत बड़ी चर्चा हमेशा होती रही है देश में
कि आरक्षण वाले लड़के जो है वो कैसे डॉक्टर बनेंगे और कैसे इंजीनियर बनेंगे। तो क्या कल जो पुल गिरा या जो पुल गिर रहे थे, क्या वो आरक्षण वाले इंजीनियर से? ऐसा तो नहीं है, वो नॉर्मल इंजीनियर से जो सामान्य कोटा से आते हैं। तो आप बताइए, इस तरह से जो अभिभावक जो पैसे दे करके प्रश्न पत्र लेंगे, तो वो किस तरह का ऑफिसर या डॉक्टर या इंजीनियर सोसाइटी को देंगे, सिस्टम को देंगे? तो इसमें रोक लगने के लिए सिर्फ एक किसी की जरूरत नहीं है, पूरे सिस्टम को मिलकर काम करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा इंडिया में खासकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं मानने वाले हैं। हम क्योंकि आप देख रहे हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में करप्शन का सिस्टम कैसे है। 2005 में जब यहाँ पर नीतीश जी आए थे सरकार में, तो क्या था? पहला 5 साल बहुत बढ़िया काम हुआ, नीतीश जी ने अच्छा से काम किया। नीतीश जी खुद करप्ट नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है कि वो करप्शन में जरा से भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो सिस्टम उनका ऐसा हो गया, वो सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, करप्ट सिस्टम हो गया। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अकेला सिर्फ नीतीश जी तो नहीं सकते, नीतीश जी जिम्मेवार हैं। तो यहाँ पे फिर लोकतंत्र आता है। तो लोकतंत्र में बदलाव हमेशा होनी चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो इसी सिस्टम करप्ट होता चला जाएगा। जी आदित्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। जी आदित्य जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। अब मनोज जी इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी, एक प्रश्न छोड़ करके, जब पैसा दे करके आप वोट खरीदेंगे, पैसा दे करके आप मतलब कि सुनते हैं कि 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया दे करके, 100 करोड़ रुपया दे करके, और देने वाले बैठे हुए राज्यसभा में जाने के लिए, जब 100 करोड़ दे करके राज्यसभा में जाएंगे, करोड़ रुपया खर्च करके लोकसभा का टिकट लेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे अलग बात है। जब सारा खेल प्रति सांस्कृतिक ही है, तो क्या करना है? अब बच्चों को दोष देना कि 40 लाख में उन्होंने नीट का सीट रिजर्व किया है। जब आप 40 करोड़ में एमपी का टिकट ले रहे हैं, तो ये कुएं में भांग घुल गया है। मुझे लगता है कि आप सिस्टम पर, मनोज जी, लगातार बात करते रहे हैं। हम लोग अभी वही चौपाल पर चर्चा कर रहे थे कि अब दलीय चेतना से बाहर निकल करके हमारी भूमिका क्या है, हम कैसे अपील कर सकते हैं अभिभावकों से, छात्रों से, यह बेहतर रास्ता हो सकता है और इस तरह से बेहतर बातें घटित हो सकती है। मनोज जी। नहीं, देखिए, ये मामला अपील का नहीं है, मामला एक इकोसिस्टम बनाने का है। ऐसा सिस्टम बनाने का है जो ऑटोमेटिक करेक्ट करे। न किसी को बहुत नैतिक बनने की जरूरत है, न अनैतिक वो रहने की जरूरत है। सिस्टम उन्हें हमेशा एक तरह से न्यूट्रलाइज करेगा और उस अपने फ्रेम में ढालेगा। देखिए, आज नीट के इस पेपर लीक स्कैम के बहाने जो अलग अलग पक्षों पे अभी तक वक्ताओं ने चर्चा की है, मुझे लगता है वो सारे अलग अलग पहलू हैं। आज आपका जो न्यूज मेकर है कि नीट की आज जो है प्रश्न पत्र लीक होने की खबर बनी और उसके आधार पर आज इस पर डिस्कशन हो रहा है। तो देखिए, इसका एक तो करप्शन पार्ट है, और यह पेपर लीक होना या परीक्षा में नकल करना, यह इसकी एक बड़ी लंबी परिपाटी रही है। लेकिन मेन मौजूद ये है कि अधिकतर पेपर लीक जो स्कैम है, उसके तार बिहार से क्यों इतना ज्यादा जुड़ते हैं। देखिए, जो डिमांड और सप्लाई की जो दया जी ने चर्चा की, तो बिहार में एक ऐसा पढ़े लिखे लोगों का तबका है कि जो तमाम सरकारी नौकरियों में, चाहे वो परीक्षा के बहाने, कंपटीशन के रेस के बहाने वो जाता है, और बिहार में एक गजब लंबी रवायत कई वर्षों से चली आ रही है। तो हु कैन बाई हु कैन क्रू जो पॉलिटिक्स और इलेक्शन में चलता है, वो जीवन के तमाम क्षेत्रों में चल रहा है। तो जो महत्वाकांक्षी और ठसक वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम एग्जामिनेशन न केवल बहुत पढ़ करके कंप्लीट करें, बल्कि उसके अलग भी सोर्स खोजें कि हमें पेपर मिल जाए कहीं से, वो जरिए और जो है उसका जो है प्रश्न पत्र ढूंढ लें। तो इसमें ये जो बात है कि अगर जैसे कि एक चर्चा विकेंद्रीकरण की चली, चर्चा जो है इसका पॉलिटिकल रूप भी ले लिया, तो आदित्य जी ने कहा कि इसको हम पॉलिटिकल न्यूट्रलाइज करके देखें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, जब विकेंद्रीकृत जब था ये पूरा सिस्टम, हर स्टेट के अपने अलग मेडिकल एग्जाम होते थे, हर स्टेट का अपना इंजीनियरिंग एग्जाम अलग होता था। क्या उस समय स्कैम नहीं होता था? उस समय ज्यादा स्कैम होते थे। उस समय स्टैंडर्ड इतना बिलो था कि लोग किसी भी तरीके से उस होड़ में भाग ले सकते थे। देखिए, आज इस चर्चा का कई सारा पहलू है। देखिए, करप्शन की बात हुई, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि जब चर्चा का केंद्र करप्शन बनता है। मनुष्य का दिमाग 2 एजेड शार्प वेपन की तरह है।
दोधारी तलवार की तरह है। जो एक तरफ अगर अच्छाई के लिए सिस्टम बनाने के लिए उस तलवार और हथियार का इस्तेमाल होता है कि हम खेतों को उपजाऊ बनाते हैं, कटीली झाड़ियों को काटते हैं, तो दूसरी तरफ उसी हथियार का इस्तेमाल लोगों का मर्डर करने, लोगों से अपराध करने में किया जाता है। तो ये मनुष्य के दिमाग के ऊपर है कि वो अपने हथियार, अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा का किस तरीके से इस्तेमाल करती है। क्या वो अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके वो पुलिस फोर्स और सेना में जाना चाहती है, या फिर उसके दूसरे उल्टे रूप उस बाहुबल का इस्तेमाल करके वो दुर्दांत अपराधी बनना चाहती है। तो बिहार में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो पढ़ करके, लिख करके और बड़ी लंबी मेहनत करके बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, परीक्षा बीट करके पूरे देश में नाम कमाते हैं। और उसी बिहार का ब्रेन ऐसा है जो हर परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक करने के उसके गिरोह से वो संपर्क स्थापित कर लेता है। तो बिहार की प्रतिभा जो है बड़ी अबूझ है। और मैं अपनी निजी तौर पर जो बात करना चाहता हूं वो है रिफॉर्म को लेकर के। देखिए, नीट या JEE या अभी CUET जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट लिया जा रहा है, तीनों एक बड़े रिफॉर्म है। मैं आपको बता दूं, इसको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के मुद्दे के चश्मे से न देखा जाए, क्योंकि पूरा देश एक है। जब वन नेशन वन सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसमें राज्यों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। यह ठीक है कि तमिलनाडु से विरोध आया क्योंकि वहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत ज्यादा है और वहां स्टेट का अपना जो है मैनेजमेंट और एडमिशन कोटा बहुत था, जो एक तरह से अधिकार उनके छन गए। देखिए, पूरे देश में एक एग्जामिनेशन पैटर्न के तहत, एक एग्जाम के तहत अगर ये परीक्षाएं पूरे देश भर में आयोजित हो रही हैं, हाँ, वो फेयर तरीके से हो, अनफेयर बिल्कुल ना हो, वो सिस्टम का लीकेजेस जो है उसकी हम जरूर बात करें। ठीक उसी तरीके से सारे इंजीनियरिंग अगर कंबाइंड हो रहे हैं, सेंट्रल एडमिशन कंबाइंड हो रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से बात जोड़ रहा हूं कि अभी मौजूदा स्थिति में जो ये स्टेटस है, मैं इसे पूरा रिफॉर्म नहीं मानता। मैं इसमें यहाँ पर एक रेगुलेटर की भूमिका की एक तरह से मुझे कमी नजर आती है। जैसे कि अगर आप नीट स्कैम हुआ, चलिए आज का न्यूज बन गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो हमने चर्चा की, लेकिन क्या क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता तो क्या नीट के तमाम विरूपताओं और ये तमाम जो परीक्षा प्रणाली है उसकी अव्यवस्थाओं पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? तो इस आज की चर्चा के बहाने मैं कहूंगा कि नीट के तहत जो पूरे देश के करीब 18 या 20 या 25 या 30 लाख तक बच्चे बैठते हैं और करीब कुल मिलाकर के मैक्सिमम 50,000 सिलेक्शन होता है, जिसमें कि शुरू के अगर 15,000 के अंदर अगर आप आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बाकी के अलावा जितने प्राइवेट कॉलेज लिस्ट में हैं अलग अलग स्टेट के, वो आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से दो दुनिया बनती है। एक एग्जामिनेशन तो बन जाता है जब अगर आप सरकारी में आ गए तब तो आप ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास से हो। आज का मुद्दा आरक्षण और अपर कास्ट और लोअर कास्ट से बिल्कुल नहीं जुड़ा है, वो एक अलग डोमेन है। अगर आप 10,000 के लिस्ट में आ गए, चाहे रिजर्व के तरीके से आए या अनरिजर्व, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तब तो वाह वाह। बाकी 40,000 लोगों के जो एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं, सरकार ने अभी तक इसका कोई रेगुलेटर नहीं बनाया कि उनकी फीसें भी तय करो। अगर तुम सारे एग्जाम एक तरीके से ले रहे हो सरकारी छत्र छाया में, तो उसके फीस का रेगुलेशन कौन करेगा? अगर TRAI सारे टेलीकॉम कंपनियों की एक फीस रखती है, चाहे जियो आए, चाहे पब्लिक प्लेयर आए, चाहे प्राइवेट प्लेयर आए, तो वैसे ही अगर आप एक एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो सारे प्राइवेट मेडिकल की जो फीस स्ट्रक्चर है वह एक वाजिब तरीके से क्यों नहीं निर्धारित की जाती कि बाकी 30,000 स्टूडेंट प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं पास करने के बाद भी, लेकिन अराब शराब लाखों की फीस देते हैं, 1-1 करोड़ तक मेडिकल की फीस ली जाती है। और यही हाल JEE में भी है। तो सवाल यह है कि जब तक अगर आप कोई रिफॉर्म लाते हैं तो कंप्लीट रिफॉर्म लाइए, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लाइए, उसमें कोई लीकेजेस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज के मुद्दे में हम पॉलिटिकली इमोशनल होकर के वो सारी बातें करते हैं जिसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आज इस नीट के मुद्दे पर, विकेंद्रीकरण के मुद्दे का इससे क्या लेना देना? इसका तो मुद्दा बिल्कुल अलग। क्या स्टेट को पावर देंगे तो क्या वो स्कैम नहीं करेंगे? जितने स्टेट सेंट्रिक एग्जाम होते थे वहां ज्यादा व्यवस्था थी। आपको भी मालूम है कि UPSC की तुलना में जो प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं वहां ज्यादा करप्शन भाई भतीजावाद होता है, और उससे निचले स्तर पर जाए तो और ज्यादा होता है। सवाल यह है कि देश का बेस्ट ब्रेन
हर चीजों को लेकर के बेस्ट पॉलिसी लेकर के आए, बेस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लेकर के आए, और तब जाकर के पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होगा। सुधारों का सिलसिला लंबा चलेगा। एक समय सुधार हो जाने के बाद ये नहीं कि सुधार का पूरा जो है मामला द एंड हो गया, ये लंबा चलेगा। लेकिन नीट के प्रश्न पत्र के बहाने देश के एजुकेशन सेक्टर का एक बहुत बड़ा करप्शन, वन ऑफ द बिग करप्शन, देश में कोचिंग सेंटर जो है बिल्कुल मशरूमिंग ग्रोथ उनका हो रहा है। क्वेश्चन पेपर का लीक होना, प्रोफेसर लोग जो है खुद पैरवी करते हैं। हमारे समय में यूनिवर्सिटी में जो टॉप होते थे डेफिनेटली वो प्रोफेसर का भाई, भतीजा या बेटा होता था। बिहार का मैं कल्चर बता रहा हूं, बिहार के कॉलेजेस में बल्कि देश के सारे महाविद्यालयों में कोई शिक्षक पढ़ाने की इच्छा दिल से नहीं चाहता। 2.5 लाख रुपए सैलरी लेकर उसकी इतनी हिमाकत नहीं होती कि कम से कम वैल्यू फॉर मनी, जितना पैसा लेते हो उसकी पाई पाई रिटर्न करो। और वैसे मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूं, इकोनॉमिक्स में ज्यादातर लोग रिफॉर्म और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन जब एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, सरकारी माल आना चाहिए, यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। भले उस यूनिवर्सिटी में 10-10 हजार करोड़ की लागत लगती है, वहां पर 300 स्टूडेंट भी नहीं होते। सरकार के पब्लिक मनी का कितना मिसयूज होता है। सब इन्वेस्टमेंट की पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मनोज जी, पूरी इनकी ऑडिट होनी चाहिए। नीट स्कैम में आज चलिए क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कड़ी सजा दीजिए, लेकिन तमाम सुधार मुहबाए खड़े हैं, हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। एक बात तो यह है कि हमें केवल कॉस्मेटिक चेंज, जब द डायलॉग के किसी लाइव शो में जब किसी विषय को हम लोग चयनित करते हैं तो निश्चित रूप से उसके व्यापक फलक पर जाते हैं कि नौकरी की जो बेचैनी है वो जो जोगेंद्र जी भी कह रहे थे, ये क्यों गार्जियन पागल है। हमारा बेटा बहुत सुरक्षित जीवन जिए, आरामदायक जीवन जिए, जो बिहार में बेबसी है, मेरा बेटा मुक्त हो जाए और दूसरे के बेटे का क्या हाल है छोड़ दीजिए। एक बात जो यहां से बात जो उठी है इस चौपाल से, बात इसका तार जुड़ता है विधान से, विधायिका से। काश अगर रोजगार के बड़े अवसर होते और वहां के नौजवानों के भविष्य अगर सुरक्षित होते कि यहां मैं अपनी आजीविका, अपने योगक्षेम, अपने परिवार को बेहतर तरीके से पाल सकता हूं, बड़े उद्योग, बड़े रोजगार का अवसर। ये केवल नौकरी का मतलब यह नहीं है कि कुर्सी पर बैठ करके सिग्नेचर करना, इसको नौकरी कहते हैं। काश अगर बिहार में रोजगार के अगर अवसर बहुत बेहतर तरीके से होते। मैं विजय जी आपके एक सवाल के बारे में एक मिनट में कहना भूल गया। देखिए, डिमांड और सप्लाई का मामला यहाँ पर है। सीटें केवल 40,000, बच्चे 25 लाख, और आप जाएंगे तो गांव में डॉक्टर की कमी है। यूपी गवर्नमेंट ने रातों रात करीब 25 मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, लेकिन वहां पढ़ाने का कोई टीचर नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। यदि आपका वहां एडमिशन हो जाए तो बच्चा वहां से भाग जाता है। ये अंदर की विरूपता है व्यवस्था की। और दूसरी बात ये कि हम डिग्रियों पर इतना बल देते हैं। मैं बड़े बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों को भारी भूल करते देखा हूं, और गांव में वो झोला छाप डॉक्टर जो लाखों की संख्या में मौजूद है, जो रोज एक एक पब्लिक के दुख सुख में भाग लेता है, अगर वो ना हो तो गांव के लोगों की कोई चिकित्सा और मेडिकल जो है इंतजाम नहीं हो पाएगा। सब लोग गांव में नहीं जाते। आप क्यों नहीं उनको ट्रेन करके क्यों नहीं आप सेमी डॉक्टर का दर्जा देते हैं, और रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। इसी तरीके से जितने ये कुशल मैकेनिक है वो एक तरह से लाइक इंजीनियर, ठीक है, डिग्री नहीं है, लेकिन वो समाज को कई तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत बड़ा इश्यू है, जिसे हम शिक्षा के विमर्श में शामिल नहीं करते, केवल डिग्रियों पर जाना जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि नौकरी पाने की भूख और नौकरी पैदा करने की भूख, अगर बिहार में नौकरी पैदा करने की भूख, अवसर पैदा करने की भूख अगर पैदा होती, नौजवान स्वयं नौकर बनने के बजाय नौकरी तैयार करते तो बेहतर बातें होती है, करप्शन कम भी होता। मैं सीधे डॉक्टर योगेंद्र के पास में आ रहा हूं कि डॉक्टर योगेंद्र, बिहार में जो फ्यूडल मिजाज था कि कुर्सी पर बैठना, तख्त पर बैठना, हम श्रम ना करें, श्रम से भागता हुआ जो बिहारी समाज है, हम नौकरी करेंगे तो हम पहले राजा होते थे, जमींदार होते थे, सामंत होते थे, अब डीएम है, कलेक्टर है, डॉक्टर है, और उसका जो तेईस है, यह जो सामंती मिजाज है, तो बिहार के नौजवान रोजगार की तरफ क्यों नहीं भागना चाहता है? क्या चुनौतियां हैं योगेंद्र? कुछ बातें उन्हें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में कुछ बात उन्हें खुलकर करनी चाहिए। यूजीसी लेक्चरर की नियुक्ति के लिए उन्होंने नियम बनाए और पूरे देश में लागू किया।
राज्य भी करता है, केंद्र भी करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखिए क्या हो रहा है कि किसकी नियुक्ति हो रही है, किस कॉस्ट पर हो रही है, सब कुछ तो एक ही है। तो आप जो है केंद्र सिर्फ नियमन बनाए कि पूरे देश में इसी नियम के तहत आपको काम करना पड़ेगा। यह नहीं करे कि पूरे देश में सब राज्य सरकारों को पंगु बना करके अपने हाथ में अधिकार ले ले और कहे कि हम जो है सब ठीक कर देंगे। नहीं ठीक कर सकता है। हम चुनौती देते हैं सरकार को, वो नहीं कर सकता है ठीक। संगठित गिरोह जो है वो बहुत खतरनाक होता है। विकेंद्रित गिरोह में भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है, वहाँ रिग्रेट किया जा सकता है। अगर आज बिहार में भ्रष्टाचार होता तो बिहार के लड़के जो 1 लाख होते, 50,000 होते, वही प्रभावित होते। आज 24 लाख लोग मैंने प्रभावित है एक ही परीक्षा से और तंग तबाह है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तरह तरह से लोग रहे। तो ये संगठन बहुत ठीक नहीं है। बिहार की जहाँ तक मामला है, बिहार कोई अपवाद नहीं है। गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने लीक हुए, मैंने परीक्षा में कितने लीक हुए हैं। इसलिए एक राज्य को यह कह करके हम अपनी मतलब क्या कहते हैं नहीं छुपा सकते हैं। ये एक स्वभाव है सभी राज्यों में। हम किसी राज्य को मतलब एक करने की स्थिति में बिहार में सामंतों का बोलबाला था, काम करवाता था, पैसा कम देता था, लोग जो है छोड़ के बहुत जगह गए। जातियों का बहुत आक्रमण था, गरीब जातियों का, वो दूसरी जगह गए, उनके अपने तरीके हैं। आप अगर संपदा और संपत्ति का कहीं पर टापू बनाएंगे और दूसरे को कहेंगे कि आप टापू में प्रवेश नहीं कीजिए, तो यह संभव नहीं है। बहुत अच्छा। वितरण बहुत जरूरी है। आप किसी के पास इतनी संपत्ति जमा कीजिए कि वो शाम को चले और क्या कहते हैं नाश्ता करे इंग्लैंड में और खाना खा के वापस आए, और किसी को घर में खाना नहीं मिले, तो जिसको खाना नहीं मिलेगा वह तंग तबाही करेगा, वो आसान नहीं होगा। इसलिए सत्ता में जो केंद्रीकरण है, पैसे का, संपत्ति का, सत्ता का, उसको विकेंद्रित किया जाना जरूरी है। और अगर ये नहीं होता है तो खतरा कम होने वाला नहीं है। आप देख लीजिएगा कि आप हम सबों के हाथ से अधिकार छीन करके अपने पास रख लीजिए। हमको पंगु ही समझते हैं, हम तो किसी काम के लायक नहीं है। लोकतंत्र में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। आज जनता की कोई भागीदारी नहीं है लोकतंत्र की। मैंने सभी सरकारी ऑफिस के दीवारों को ऊंचा किया जा रहा है। आपको एक सामान जो है प्रदर्शन करने के लिए आपको देना पड़ेगा, चिट्ठी देना, पत्री देना पड़ेगा। वो अगर आदेश देता है तो आप कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो लोकतंत्र में बचा क्या? आप तो अपनी बात करने की वैसे बनाए ठीक से। तो इस बात को समझना चाहिए कि सत्ता की ओर से जो कुछ चल रहा है उसको समझ करके बहुत ही संवेदनशील ढंग से कि कैसे होगा, क्या होगा, समस्याएं ये है, तो एक रास्ता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वरना अपने जिद में ये होगा और ये होगा, तो वो होने नहीं जा रहा है। अभी तो हम आए मछुआरों के बीच से, बाकायदा प्रदर्शन था। मैंने 50-60 नावें कालगांव से चल के यहाँ आई है, 200-250 मछुआरे हैं, खाने का ठिकाना नहीं है। वन विभाग ने अभ्यारण्य घोषित करके ये किया, उसके अलग से चर्चा करेंगे। तो उनके पास क्या है कहने के लिए? ना जीने का ठिकाना नहीं है। जब जीविका नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, मारेगा, पीटेगा, छीनेगा। अगर कोई विचार भी नहीं है तो रास्ता तो वही आप दिखा रहे हैं। तो रास्ता जो है, जो अंतिम क्या कहते हैं, एक तरह से अंधेरा रास्ता है, उसमें रोशनी तलाशने की बहुत जरूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। बिल्कुल जिस चौपाल से, इस लाइव शो से जो अपेक्षा थी, डॉक्टर योगेंद्र ने बात रखी, और इसकी संवेदनशीलता को, डिबेट की जो संवेदनशीलता है, इसका जो सरोकार पक्ष है, वो बहुत ही मैं स्वयं कि जो उद्देश्य हमारा करने का, इसका जो सरोकार घटित हो, हम वहां खड़ा रहना चाहते हैं। और कम समय में, क्योंकि डॉक्टर योगेंद्र से मुझे सुनना था, जो मैसेज देना था, हम लोगों ने सुना। हमारे पास में 2 मिनट अपनी बात में करेंगे। दया जी। बाबा, मैं योगेंद्र बाबू की बात से सहमत हूँ 100%। जब तक इस देश में विकेंद्रीकरण नहीं होगा और भागीदारी नहीं होगी, लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी,
उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, कोई भी अपने आप को ये कैसे मान सकता है कि मैं इंडियन हूँ। मैं इंडियन तब हूँ जब मेरी कोई वजह हो कि मैं लोकतंत्र में जीता हूँ, मेरे वोट का अधिकार है, मेरी पार्टिसिपेशन का अधिकार है। जब वो पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो कौन से लोकतंत्र की आप और मैं बात कर रहे हैं। हमारे सामने सवाल ये है कि ये जो नीट की परीक्षा केवल बिहार नहीं है, पूरे देश में ये हालात है। बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, आपने ही सारी बातें हमारे सामने रख दी, इस पे चर्चा करने की क्या लंबी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि विकेंद्रीकरण के बिना और ये राज्यों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के बिना केवल एक हाथ में डंडा पकड़ा लो और सबको ही हाँ कर दो, मैं समझता हूँ कि ऐसा लोकतंत्र ना तो हमें चाहिए और ना ही हम ऐसे लोकतंत्र के लिए खड़े हैं। मैं समझता हूँ ये देश के लिए अगर ब्रिटिश रूल था, हम उसके, मैं केवल एक लाइन बात करके चंपारण में गांधी गए, गांधी के पास कोई पैसे की कमी तो नहीं थी, कोई गरीबी नहीं थी, पर उन्होंने सारे कपड़े उतार के और केवल धोती पहन ली। कारण क्या था? अगर कारण तो कुछ होगा ना, गांधी सारी जिंदगी उस धोती में रह गए, कोई तो कारण होगा ना। तो मैं समझता हूँ मोतीलाल नेहरू ने अपना सारा कुछ ही सर्वस्व दे दिया देश को, तो कोई तो कारण होगा ना। मैं ये समझता हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूँ, मैं किसी के दफ्तर में कभी किसी के सामने नहीं गया, पर सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे चलेगा ये देश। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बिना राज्यों के अधिकारों के बिना सुनिश्चित किए कोई काम नहीं हो सकता। नहीं तो ये हालात चलते रहेंगे, आप भी डिस्कस करेंगे, मैं भी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें नतीजे की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं आदित्य के पास बाद में आऊंगा। मनोज जी, हम लोग जिस सरोकार को जिंदा करना चाहते हैं अकादमिकता से मुक्त होकर के, अगर अकादमिकता से कोई परिवर्तन की बात होती तो तमाम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने वाले पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं वही पॉलिटिक्स में हावी होते। अकादमिकता की अपनी सीमाएं हैं। हम जब ज्ञानात्मक संवेदना की बात करते हैं और संवेदनात्मक ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान आपके पास हो गया तो संवेदनशीलता की बात होगी, या संवेदनशील है तब ज्ञान हो गया। ये दोनों विषय में हमको लगता है कि निश्चित रूप से केवल एग्जाम और क्वेश्चन लीक का विषय बिल्कुल नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम और रिफॉर्म का मतलब आप फॉर्म भी करें या रिफॉर्म करें, पहले से आपके पास था क्या जो आप री लगा रहे हैं। मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि जब आप रिफॉर्म की बात मनोज करना चाहते हैं तो आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं राजनीतिक व्यवस्था को या न्यू कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, नए समय में नए संदर्भ के साथ नई पीढ़ी को और पुरानी चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करके रिफॉर्म करके आप कौन सा फॉर्मेशन और कौन सा परिवर्तन की बात करेंगे? 2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। देखिए, आपने जो अभी खुद कहा कि रिकंस्ट्रक्ट और रिफॉर्मुलेशन या न्यूली कंस्ट्रक्शन, वो सब उसमें शामिल है और ये कोई डिबेट की चीज नहीं है, तो स्वतः सिद्ध है। हम अपने मकान की रोज सफाई करते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, अगर उसको बंद करके रख दें तो वो गंदगी का ढेर हो जाएगा। वही बात घर में, व्यक्ति में, संस्था में, देश में, समाज में, सिस्टम में, और सब लोग काम करते हैं लेकिन उसको लेकर के ढंग से बात नहीं करते। अब सरोकारों की बात है तो हमें ठीक ठीक विकारों की भी पहचान करनी होगी। जब हम पहचान ही नहीं करेंगे, एक डॉक्टर की बात चली है, डॉक्टर सही डायग्नोसिस ही नहीं करेगा, ऊपर से सिर्फ मरहम पट्टी लगा देगा तो बीमारी तो अस्थायी रूप से कभी दूर नहीं होगी। लेकिन चलिए, हमारे वक्ताओं ने इस नीट के बहाने विकेंद्रीकरण शब्दों पर ज्यादा एक तरह से बजिंग वर्ड हो गया। मैं विकेंद्रीकरण पर थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूंगा। क्या विकेंद्रीकरण देश के 28 राज्यों में हो जाने से देश के 140 करोड़ जनता तक सुशासन का स्वाद आ जाएगा? कतई नहीं आएगा। मैं बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र राज्यों की सत्ता को छीन रहा है और अजगर की तरह खाया जा रहा है, उसी तरीके से राज्य लोकल बॉडी की सत्ता को छीनते हैं। कहीं ना कहीं जो डेवोल्यूशन होता है पावर का और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, तो सेंटर से स्टेट की तरफ होता है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन उनको सारे बंटवारे करती है। उसी तरीके से स्टेट अपना डेवोल्यूशन लोकल बॉडी को करता है। अपने रिसोर्सेज का 2.5% जो है वो कहीं ना कहीं वो लोकल बॉडी को देते हैं और सेंटर करीब करीब अपने पूरे रेवेन्यू का 12% देता है। तो मैं एक बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते मैं बता दूं
कि जो राज्यों की जो राजस्व शक्तियां हैं कर पाने की, वो बड़ी संकुचित है और कहीं ना कहीं केंद्र ने उसको एक तरह से मारा हुआ है और जीएसटी के बहाने केंद्र का तो साया और ज्यादा बढ़ गया। और एक चीज मैं और बता दूं कि जब अगर आप जनता की बात करते हैं तो जोगेंद्र जी ने अभी कहा आंदोलन के लिए परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, मैं भी जंतर मंतर में जाता हूं तो पार्लियामेंट में देखता हूं कि जाकर उसका वो दीजिए, रोज सिपाही आकर देखेगा। पॉलिटिकल लोग कितने लोग होते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन पॉलिटिकल लोग कितने होते हैं, धरनों में कितने हजार लोग को आप ले आएंगे। देश की 140 करोड़ जनता, जो देश के 25 लाख दफ्तरों से जिसका कोई ना कोई काम होता है, साबका होता है, ब्लॉक ऑफिस, अंचल ऑफिस, थाना ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, स्कूल ऑफिस, अस्पताल ऑफिस से लेकर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक, क्या अगर आप वहां जनता दरबार लगाया जाए, एकदम मैंडेटरी हो जाए कि वीक में 1 घंटा आपको जनता से जुड़ना है, तो लाखों जनता उन सारे तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों और नेताओं से मिल करके अपनी बात कहेगी तो वो सुशासन का सबसे शानदार नमूना होगा। हम इमोशन में, पॉलिटिकल एक्टिविज्म में चीजों का सर्वांग हल नहीं निकालते। पूरे सिस्टम की पूरी जब रिफॉर्मुलेशन होगा तो उसका सर्वांग हल निकलेगा। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर में कुछ लोगों को रोका गया तो बड़े इमोशनल प्रोग्राम बनाए गए। देश के 7000 प्रखंडों में सारी जनता वहां आए और अधिकारियों से पूरा उनका संवाद हो और समाधान निकले। ये नहीं कि केवल एक बौद्धिक और वैचारिक विलास के लिए ये चीजें हो, एक एक समस्या का पूरा समाधान निकले, उसमें आईटी का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और एक एक कर्मचारी जब तक सचमुच में जनता के सेवक नहीं बनेंगे। लेकिन अब यह है कि ब्यूरोक्रेट वर्सेस डेमोक्रेट की ये लड़ाई चल रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं और हम लोग अकाउंटेबल, एक रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल केवल डेमोक्रेट होता है, तो क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट को भी जनता के प्रति अकाउंटेबल बना दो। तो वो आप बनाते नहीं, उनको आप बनाते हैं पॉलिटिकल मास्टर के प्रति, और पॉलिटिकल मास्टर ईच एंड एवरीथिंग को देख नहीं सकता। रोज रोज के 24/7 शासन ब्यूरोक्रेट करते हैं, तो उनको अकाउंटेबल बना दीजिए और जनता का सही सेवक बना दीजिए। तो सब्जेक्टिव कह करके काम नहीं चलेगा। अगर इस पर विशाल मंत्रणा होगी तो हजारों चीजों को हजारों तरीके से समाधान निकलेगा। बहरहाल आज शिक्षा का मुद्दा था, तो शिक्षा के तमाम भ्रष्टाचार है, जिसमें एक भ्रष्टाचार ये भी है क्वेश्चन लीक होने के बहाने, और इस बहाने सारी चर्चा हुई। चलिए इसका कोई हल निकले। नहीं, बहाना नहीं है बिल्कुल। एक तो यह है कि बात करने के लिए बहाने का इंतजार नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लीक होता और नहीं, मुद्दा तो एक ही होगा। लेट बी क्लियर। तो यह इंतजार नहीं था कि इतनी हत्या हो जाएगी उस पर हम संवेदना व्यक्त करेंगे। हम लोग रुदाली परंपरा के और खास करके मरसिया गाने वाले गीतकार तो नहीं है कि परिस्थितियों के इंतजार करेंगे। मैं कुछ बात जो मनोज जी कह रहा हूं, जो असहमति है, मैं इस पर सब लोगों को अपनी बात कहने का यह है कि जहां से तार सब तक बातें जा रही है, जहां से रिफॉर्म की संभावना है, जहां से रास्ता निकाले जा सकते हैं, अब वहां उस रास्ते से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम पीछे लौट करके सरांध की तरफ नहीं जा सकते, दूराव की तरफ नहीं लौटेंगे। यह सवाल जो है 1 घंटा का विषय नहीं है, ये लगातार चर्चा होगी, असहमतियां खूब होगी, लेकिन दिमाग में यह हो कि पैचअप नहीं कर दे, पैक नहीं कर दे विषय को, इसके तासीर को कम नहीं कर दे, पानी डाल करके रास्ता निकालना पड़ेगा। निश्चित रूप से 80-90 हिंदुस्तान की जमहूरियत निश्चित रूप से तबाही के कगार पर है। ये चमकों को देख करके 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आवाज है। हम लोग इस चौपाल पर फुटपाथ पर आवाज, हिंदुस्तान की आवाज बनना चाहते हैं। इसी आवाज के साथ 1 मिनट में आदित्य जी अपनी बात करेंगे, शो को हम समाप्त करेंगे। जी आदित्य जी। जी, मुझे लगता है कि जिस रिफॉर्म की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं, वो रिफॉर्म तब तक संभव नहीं होगा जब तक सहभागिता आम आदमी की नहीं होगी, और वो जन क्रांति जब तक नहीं होगी। जन क्रांति तभी संभव है जब लोगों का, राजनीतिकों का जो हमारे सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं, जो चुन के आते हैं, उनका चुनाव सही तरीके से नहीं होगा। चाहे वो पंचायत स्तर से हो, चाहे वो प्रदेश स्तर से हो, चाहे वो देश के स्तर से हो, जब तक जात पात और धर्म से ऊपर उठकर लोग चुनाव नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल सिस्टम में जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, कोई रिफॉर्म की हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो होगा नहीं। वो वहां जो लोग बैठे हैं वो होने नहीं देंगे जब तक सही लोग सिस्टम में नहीं आएंगे।
जब तक आम लोग जब तक आगे बढ़ के जात पात धर्म से ऊपर उठ के वोट नहीं करेंगे, चुनाव सही नहीं करेंगे, हम लोग कितना भी बहस करते रहें, कितने भी चर्चा करते रहें, इसका हल नहीं निकलने वाला है। इसका हल तभी निकलेगा जब देश में एक जन क्रांति आएगी और लोगों की सहभागिता से पूरी व्यवस्था में परिवर्तन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। आज बड़े पैमाने पर मनोहर मनोज के सुझाव कि हम लाइव शो ही करेंगे, और लाइव शो को आज मैं देख रहा था, मैसेज हमारे मोबाइल पर है और एडमिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी लगभग 29 से 30 लोग जुड़े हुए हैं और मैसेज लगातार कर रहे हैं। ये आपकी बात को समाज गंभीरता से ले रहे हैं। हम केवल स्पोक्समैन नहीं, स्टेट्समैन की भूमिका बनाए, हमारी बातों से युग परिवर्तन की, मानस तैयार करने की, हाँ हृदय परिवर्तन की, यहां से कुछ मैसेज लेकर के जाए। और इस मंच से अगर कोई बात उठती है, कोई नौजवान भी एक भी सुन रहा होगा, अगर रात की नींद समाप्त हो गई होगी, कुछ कर गुजरने की बेचैनी पैदा हुई होगी, या फिर बदलाव के लिए 2 कदम आगे बढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से दया जी और मनोहर मनोज और आदित्य डॉक्टर योगेंद्र की इस पहल की एक बड़ी दृश्यमान उपलब्धि होगी। बने रहिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत नमस्कार। आपने इस शो को बड़ी गंभीरता से देखा है और लाइव लगातार जुटे रहे, अभी भी लोग जुटे हुए हैं। फिर कल इसी समय में हम बिल्कुल जीवंत सवालों को लेकर के और आग्रह मुक्त वैचारिक अवधारणाओं से अलिप्त रहते हुए अपनी बात को हम रखते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार तमाम मेहमानों का और तमाम दर्शकों का। नमस्ते।